तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू जब बताता है कि उसने मतलब एक गॉड मतलब बॉडी या जो भी उसको एब्ज़ॉर्ब किया है, जो भी मतलब इवन कैप्टन बेल जाते कि यार ये बंदा। और तब तक ये लोग इस दौरान टेलीपोर्ट कर चुके थे। अब आगे तो फिलहाल रेनफील्ड प्रीफेक्चर के बारे में बताया जाता है और साथ में टाइडफॉल प्रीफेक्चर के बारे में, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बॉर्डर एरिया पे थे और वेस्टर्न फ्रंट को बनाते थे। मतलब वेस्टर्न फ्रंट इन्हीं को मिलाकर बनता है। और जो नॉर्दर्न बॉर्डर है ना, वो ट्रैंक्विलिटी प्रीफेक्चर वगैरह मिल के बनाते हैं, जो कि बेसिकली नॉर्दर्न फ्रंट बनता है। इसीलिए क्योंकि बारिश वहाँ ज़्यादा होती है, जो भी तो वहाँ की जो प्रजातियाँ होती हैं वो लंबे होते हैं। और यहाँ पर काफ़ी पहाड़ियाँ भी हैं, मतलब जो ये रेनी प्लेस है ऑब्वियसली पहाड़ वहाड़ अच्छे खासे हैं। तो इस एरिया को फिलहाल क्योंकि वॉर तो चल ही रहा था इस फ्रंट पे, तो जस्टिस पैलेस वाले कंट्रोल कर रहे थे। और बड़ी बात ये थी कि होली टाइड्स वाले जो होते हैं ना, वो स्किल्ड होते हैं डिस्गाइज करने में, मतलब खुद की ऑरा बदलने में, वेशभूषा। तो इवन टैबू ट्रेजर्स भी उन्हें ना टारगेट कर पाए, इसलिए इनको ट्रैक करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। और उनकी आर्मी वाले जो खास करके ये जो डिस्गाइज करने में महारथी हैं, वो ब्लैक गार्ड वाले हैं ऑब्वियसली। तो फिलहाल हमें बहुत सारे लगभग हजारों में ब्लैक गार्ड कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह इकट्ठा हो चुके थे एक बड़े से टेलीपोर्टेशन पोर्टल की तरफ, जो कि रेनफील्ड प्रीफेक्चर में था। और वो अचानक से अटैक कर रहे थे। सभी मतलब पावरफुल थे, अच्छे खासे कल्टीवेशन बेसिस में थे, क्योंकि ब्लैक गार्ड्स वही हैं जैसे कि स्वॉर्ड सेजेस हैं इंसानों के लिए, और वैसे ही ब्लैक गार्ड है अपने होली टाइड्स के लिए। मतलब पावरफुल होते हैं, काफी स्किल्ड होते हैं। और इनका मिशन जो था ना, कि ये वाला जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल था उसको डिस्ट्रॉय करना है। और ऑब्वियसली इंसानों के और अलग प्रजातियों के जो लोग थे इस पोर्टल को डिफेंड कर रहे थे। ज्यादातर वैसे तो जस्टिस पैलेस वाले थे, जो कि उस लेवल पे तो नहीं होते हैं, देखो जो स्वॉर्ड सेज पैलेस के लोग होते हैं। तो इसीलिए ब्लैक गार्ड कल्टीवेटर्स के सामने वो थोड़े कमजोर पड़ रहे थे। लेकिन फायदा इनको ये था कि संख्या में ज्यादा थे और कुछ स्वॉर्ड सेजेस भी यहाँ पर थे इनको सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ की लोकल जो प्रजातियां हैं वो भी। पोर्टल फिलहाल काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि देखो मैजिकल डिवाइसेस यूज कर रहे थे ब्लैक गार्ड कल्टीवेटर्स, क्योंकि पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी या जो भी लगता होगा, तो उसमें फ्लक्चुएशंस आ जा रहे थे। और कुछ तो ऐसे थे कल्टीवेटर्स ब्लैक गार्ड वाले कि जो पोर्टल तक पहुंच भी जा रहे थे और खुद को एक्सप्लोर करा दे रहे थे। और यहाँ पर ये चीजें अभी भी बैलेंस में क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर इन चीजों का जो निर्देशन कर रहे थे वो थे याओ यानहुई कर रही थी। ऑब्वियसली जस्टिस पैलेस डिवीजन 3 के डायरेक्टर है, इसका जोकिंग के साथ मैटर भी हुआ था। ये स्पिरिट ट्रोव लेवल के कल्टीवेटर है। फिलहाल अब ये उतनी मतलब फेमिनिस्ट नहीं दिख रही थी, जो फेमिनिज्म वाली हो रहा होती है। फिलहाल इसने आर्मर पहना था और काफी थक चुकी थी, लेकिन अच्छे से अपनी टीम को लीड कर रही थी। अब ब्लैक गार्ड वालों को भी समझ में आता कि यहाँ पर वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। फाइनली वो अपने साथियों को वापस चलने के लिए बोलता है। लेकिन जैसे ये लोग निकल रहे थे और इंसानी लोग सोचते कि चलो यार चैन की सांस लेंगे, तभी यहाँ पर जो ग्राउंड था वाइब्रेट करना शुरू करता है। अचानक से होता है ना, तो दोनों साइड जो थे, मतलब ब्लैक गार्ड और इधर इंसानी और अलग प्रजाति के लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और ऑरा इतना फियर्स था ना कि मतलब पूरा धूल धूल उड़ने लगता है जमीन पे। कोई तो है, कोई पावरफुल फोर्स आ रहा है बहुत तेजी से। और अब तो ब्लैक गार्ड कल्टीवेटर्स के मैजिकल डिवाइसेस भी नहीं काम कर रहे थे। मरता फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन प्रेशर इतना था ना कि वो लोग थोड़ा ब्लड वोमिट भी करते थे। फिलहाल जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल था बेसिकली वो एक्टिवेट हो चुका था, और उसी की वजह से ऐसी मतलब घटनाएं हुई थी। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था इतने लंबे समय से। इतना बड़ा टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट होता है, लेकिन इतना फोर्स आए ऐसा नहीं होता था। इसका मतलब एक ही चीज है कि जितने लोग आ रहे हैं ना भाई, वो लाखों में होंगे, तभी पोर्टल भी एकदम हैंग मार जा रहा है। लेकिन ये लोग का दिमाग में ये था ना कि ऐसा कैसे हो सकता है इंसानों के भी, कि हमारे बाकी जो लोग हैं वो बिजी हैं, डेडलॉक में हैं, तो वो फोर्सेस बैकअप के लिए कैसे भेज सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं नॉन ह्यूमंस आ रहे हैं हमें ही मारने के लिए, ऐसा मतलब याओ यानहुई और बाकी लोग सोचते हैं। ब्लैक गार्ड कल्टीवेटर्स के तो अलग मतलब हैरानी में थे, शॉक थे, फट चुकी थी। लाइट खतरनाक चमक रहा था टेलीपोर्टेशन पोर्टल का। रात का धीरे धीरे लगभग समय था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उजाला हो गया हो आसपास। अब इस दौरान अब वो ब्लैक गार्ड जो कल्टीवेटर था वो बोलता भाई कुछ भी हो जाए हमें इन्हें रोकना पड़ेगा आने से। तो तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता चलो भाई निपटाते हैं पोर्टल को ही पूरी तरह से। यानहुई भी इस दौरान आदेश देती कि कुछ भी होल्ड बैक मत करना, हमें संभालना है, ये लोग करीब ना आ सके पोर्टल के। इस दौरान बैटल काफी विध्वंसक हो चुका था, और इस दौरान ही सैकड़ों कल्टीवेटर्स यहाँ पर प्रकट होना शुरू हो जाते। तो जो पहले लोग प्रकट होते हैं ना भाई, सभी वॉइड रिटर्निंग लेवल के एक्सपर्ट्स थे। 100 लोग ऐसे आ जाए तो आप समझ लो। तो जो भी यहाँ पर कल्टीवेटर थे, जो दुश्मन थे जैसे कि ब्लैक गार्ड, सामने वाले अपने जो लोग थे जस्टिस पैलेस, और जो उनको जो सपोर्ट कर रहे थे नॉन ह्यूमंस, वो लोग अच्छा हम भीतर ये कैसे हो सकता है, हमारी सहायता के लिए लोग आ चुके हैं। क्योंकि देखो इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल समय था, इतना खतरनाक वॉर चल रहा था, इनके पास सप्लाईज की कमी थी, लोगों की कमी हो रही थी। उन्हीं को तो समझ में नहीं आता, उससे लगता है यार कि उन्हें भी नहीं लग रहा था ना अब कोई आएगा भी, अब तो खत्म है चीजें, ऐसा फील हो रहा था। और ये लोग तो पीछे में भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो फ्रंट लाइन ट्रूप्स होंगे, जो आगे में मेन वॉर लड़ रहे हैं, उनको कितनी राहत मिलेगी।
फिलहाल जो भी पैट्रियार्स थे इंजस्टिस प्रीफेक्चर के, एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के, वो लोग आ चुके थे। बस अपनी ऑरा लहराते हैं ब्लैक गार्ड कल्टीवेटर, बस निपट ही जाते हैं, अब क्या ही बताऊं। और ये लोग फिर टेलीपोर्टेशन पोर्टल को थोड़ा सेव करने लगते कि बाकी लोग भी अब तो आना शुरू हो रहे थे। और ऐसे करके आर्मीज प्रकट होती जाती है धीरे धीरे करके। 1 लाख की, माफ करिएगा 10 लाख की स्ट्रॉन्ग आर्मी 2 प्रीफेक्चर्स को मिला के यहाँ पर पहुंच चुकी थी। कप्तान भी उसमें थे। जब आखिरी में वो बंदा प्रकट होता है तो फिर कहा जाता है कि चलो भाई अब हो गया काम, आगे बढ़ते हैं। तो जब ये बंदा मैटेरियलाइज हो रहा तो ऑब्वियसली ये ज़ूकिंग था। मतलब धीरे-धीरे, क्योंकि आप टेलीपोर्टेशन पोर्टल से प्रकट होते हो, एक बार में ज़ुप करके प्रकट नहीं होगा, थोड़ा समय लगता है, 1 आधी सेकंड ही पकड़ लो। तो जैसे ही ये बंदा प्रकट हो रहा था ना, एकदम याओ जूनूई भी हैरान थी, उसे लगता है ये बंदा देखा हुआ लग रहा है। जब वो प्रकट हो जाता है पूरी तरह से, ऑब्वियसली ज़ूकिंग था, क्योंकि जितने भी कल्टीवेटर थे लाखों 10 लाखों में, और दोस्त वर्सेस कोड के ग्रैंड एल्डर सभी इसको रिस्पेक्ट दिखाते हैं। शब्द नहीं बोलते, बस रिस्पेक्ट दिखाते। वो बड़ी बात थी ना। ज़ू भी आस-पास की चीज़ों पर देखता है, यार अब सेक्रेटरी जनरल हो, इसका मतलब ये नहीं कहते कोई रेस्पेक्ट दिखाए। लेकिन बात ये थी कि देखो, ये फिलहाल पैलेस लॉर्ड कॉन्ग को रिप्रेजेंट करता था, क्योंकि इसके पास उनका कमांड टोकन था। तो ऑब्वियसली उस कद की वजह से, उस जिम्मेदारी की वजह से लोग इसे रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, और वो भी सभी को रिस्पेक्ट दिखाते हैं। और इस दौरान बोलते भी है ना ग्रैंड एल्डर जो एम्परर रिसीविंग प्रीफेक्चर के थे, कि सेक्रेटरी जनरल ज़ू यहाँ पर पैलेस लॉर्ड कॉन्ग के बिहाफ पर है, उनके ऑर्डर्स के साथ। और ज़ू तुरंत बोलते कि हमारा ये जो टुकड़ी आया हुआ है, ये जल्दी में वेस्टर्न फ्रंट की तरफ पड़ेगा। तुरंत ये जो कल्टीवेटर्स थे आगे निकलना शुरू कर देते। वही दूर से देख रही थी, अचंभित थे, दिमाग मानो डिम हो जाता है। सामने जो बंदा था जिसको लाखों लोग रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, क्या है ये बंदा भाई। अब ये जो टुकड़ी थी जिसको आदेश मिलता है ज़ूकिंग का, जो इसके साथ आई थी, वो तुरंत भाई निकल जाते यहाँ से वेस्टर्न फ्रंट की तरफ। अब यूनहुई और उसके टीम का अलग काम था, असाइनमेंट था, तो उनको साथ में नहीं जाना था, और आर्मी निकल जाती है। यूनहुई अभी भी अचंभित थे। यहाँ के लोगों को तो पता भी था ना, जो कि जस्टिस पैलेस के थे, कि सुना है कि ज़ूकिंग और चीफ याओ का जमता नहीं है। जस्टिस पैलेस वालों को उतना मतलब नहीं है, क्योंकि ज़ूकिंग वर्सेस पैलेस थे। लेकिन फिर भी बात तो, नाम तो और चर्चे तो सुने ही थे, लेकिन उतने अचंभित नहीं थे जितना यूनहुई थी। जिनको पता था वो यूनहुई की तरफ देखते, कुछ कहती नहीं तो। वो दिन याद आते ना जब ज़ूकिंग आया था, इन्होंने उसको जेल में बंद किया था। फिलहाल वो खुद को शांत करती है और बोलती है अपने पोजीशन पे सभी लौट जाओ और पोर्टल को गार्ड करो। फिलहाल ये भी काफी मोटिवेटेड थी। इधर जो वेस्टर्न फ्रंट पे वॉर चल रहा था ना, इंसानों और होलीटाइड्स के बीच में, 13 दिन से ऊपर जा चुका था। फिलहाल वहां पर सीज फायर हुआ था, ताकि लोग रेस्ट कर सके, रिक्यूपरेट कर सके, हील कर सके। युद्ध खत्म नहीं हुआ था। यहाँ से मतलब जो एरिया था हेवनटाइड माउंटेन देखा जा सकता था। वो दिखाता था कि इस साइड ये लोग हैं और दूसरे साइड होलीटाइड वाले हैं। और इस समय भाई नॉर्मली हेवनटाइड माउंटेन्स काफी शांत रहता है, लेकिन वो एक वॉर जोन बन चुका था, जहाँ पर बहुत सारे मैजिकल डिवाइसेस पड़े हुए थे डिस्ट्रॉय वगैरह होकर के। और सी सीलिंग काउंटी का टैबू ट्रेजर भी क्रम्बल कर रहा था, इसलिए होलीटाइड वाले अब ब्रेक थ्रू करके अंदर घुस रहे थे। इंसानों को बेसिकली 5000 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा था, और चौथा लाइन ऑफ डिफेंस फिलहाल वो मेंटेन करके थे। तो कह सकते हो कि हेवनटाइड माउंटेन्स में फिलहाल कोई इंसान नहीं है। ज्यादातर जो लोग हैं वो होलीटाइड कल्टीवेटर्स हैं, मतलब वो उतना अंदर आ चुके हैं 5000 किलोमीटर की रेंज तक। ऐसा नहीं कि प्योरली होलीटाइड वाले हैं, होलीटाइड के अंदर में भी तो बहुत लोग काम करते हैं, जैसे नाइट शेड वाले। नहीं बैड, नाइट शेड तो उनसे ऊपर है। मतलब होलीटाइड के जो साथी लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, जो उनके नीचे में आते हैं। पहाड़ों में ये लोग बहुत सारे टावर्स जैसा बना रहे थे होलीटाइड वाले, ब्लैक लाइटनिंग को चमकते हुए देखा जा सकता है। और हर एक टावर पे बेसिकली एक रेड आई जैसा कुछ तो दिख रहा था। और बेसिकली ये मैजिकल डिवाइसेस थे वॉर के लिए, जो कि इन्हें नाइट शेड्स ने दिया था। और उनसे जो आवाजें निकलती ना, वो जो आईज थी या जो टावर्स के थ्रू, वो किसी की भी सोल को खत्म कर दे। और उसके साथ में इनके पास कुछ रिपर्स थे, जिन्हें ग्रिम रिपर्स कहा जाता है, कि दिखाई नहीं देते थे। आपके सेंसेस भी उन्हें परसीव नहीं कर सकते, जिन्हें कि आप डेथ के एम्बेसडर्स बोल सकते हो ना, ग्रिम रिपर्स। अगर आपने होली माय बैड हैरी पॉटर देखा होगा, तो जिसमें कि हैरी को वो उसके इमोशंस को खाने लगते हैं, जो भी कुछ वैसे टाइप के ही समझ लो, बेट ऑफ। साथ में ये लोग काले बर्फ का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन में वो बर्फ लगेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग की हो रहा है। मैजिकल टेक्निक्स मर्ज है, डिवाइन एबिलिटीज मर्ज है। इंसान बस वो बर्फ के ऐसे छोटे छोटे जैसे कण गिरते हैं, उसे सूंघ भी लेना तो भाई वो करप्टेड हो जाता है, उसका माइंड पॉल्यूटेड हो जाता है। और उसके खिलाफ इंसानों को डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता था। मतलब बादलों से ये बर्फ गिरा रहे हैं, जमीन पर टावर्स गाड़ के रख के खतरनाक तरीकों से इंसानों और उनके सहायक फोर्सों को इन्होंने लपेट रखा था। अब धीरे धीरे जो आर्मी थी एम्परर रिसीविंग और इनजस्टिस के फ्रंट लाइन्स के करीब पहुंच चुकी थी, और उन्हें भी दूर से देखने को मिल जाता है ना होलीटाइड के फ्रंट लाइन्स। जो देखता है ज़ूकिंग, उसका दिल दहल जाता है। बहुत सारी लाशें वहां पर पड़ी थी, मतलब जो पहाड़ियां थी वो खून से सन चुकी थी, हड्डियों के मानो जंगल बन गए थे। ज़ू ने जिंदगी में बहुत लोगों को मारा होगा, लेकिन ऐसा दृश्य उसने कभी नहीं देखा था जैसा इस बैटलफील्ड पर इसे देखने को मिल रहा था।
ज़ू ने देखो लाशें, कंकाल तो देखा था ना, वो जो 3 स्पिरिट्स टाओ सप्रेसिंग माउंटेन है जहाँ पर वो तीनों स्पिरिट्स रहते हैं। लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं था इस लेवल का। ये तो लग रहा था कि धरती पर मानो नर्क बन गया हो। चाहे कप्तान हो या बाकी लोग भी, ग्रैंड एल्डर्स भी, वो लोग बस शांति से इन चीज़ों को बस देख रहे थे। तो सभी चीज़ों पर ज़ू की नज़रें जाती हैं। उसका ध्यान इस पे भी जाता है कि किस चीज़ ने अभी तक होली टाइड को रोक के रखा था। तो वो था ह्यूमन्स का और बाकी लोगों के जो सपोर्ट थे, इन्होंने जो चौथा अपना एक बोल सकते हो कि बेसलाइन सेट किया हुआ था पीछे हटने के बाद। यहाँ पर जो इनका जो टैबू ट्रेजर्स वगैरह थे, वो चारों दिशाओं को कनेक्ट कर रहे थे और ये लंबे दूरी तक एक नेट बना हुआ था। मतलब कोई अगर ऊपर से देखे बहुत दूर से, तो उसे देखेगा कि भाई जितना दूर से आप आ सकते हो बॉर्डर एरिया से, हर तरफ एक जाला लगा हुआ था नेट का, ऐसा फील हो रहा था उस ऑरा की वजह से, उस टैबू ट्रेजर की वजह से। अब जैसा मैंने वो काले बर्फ की बात की थी, तो उसको काउंटर करने के लिए ये लोग ऐसे मैजिकल डिवाइस यूज कर रहे थे जो कि बेसिकली साउंड प्रोड्यूस करता है और इन बर्फ को डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब वो जल्दी गल जा रहे थे उस वेव्स की वजह से। 100 से ज़्यादा, मतलब कि आप वॉइड रिटर्निंग लेवल के एक्सपर्ट्स को देख सकते थे जो कि बहुत सारे टैबू ट्रेजर्स को अलग अलग प्रकार के कंट्रोल कर रहे थे। और कहाँ से मतलब अपने बंदों को भेजना है मारने के लिए एनिमी को, वो सब भी लोकेशन से ढूंढ के निकाल रहे थे। और बहुत सारे हमें वॉर पपेट्स वगैरह भी दिखाई दे रहे थे जो कि हर एक स्पेल फॉर्मेशन के पास में खड़े थे। मतलब एक स्क्वाड को लीड कर रहे थे, या इंटायर स्क्वाड के बीच में एक बड़ा सा पपेट रहता था जो कि उनको सपोर्ट करता था। और इससे भी खतरनाक 9 बहुत बड़े एम्परर स्वॉर्ड्स दिखाई दे रहे थे। और एक एक जो एम्परर स्वॉर्ड था बहुत सारे स्वॉर्ड से, मतलब एम्परर स्वॉर्ड से ही छोटे छोटे से मिल के बना था। और ऊपर में एक हमें टाओ बेल भी दिखाई देता है, जैसे कि सीसीलिंग काउंटी वालों को गिफ्ट मिला था इंपीरियल कैपिटल की तरफ से। मतलब जो उनका मेन हेडक्वार्टर ऑब्वियसली जहाँ पर राजधानी है राजा की, वहीं पे है ना। तो स्वॉर्डसेस का जो डिवीजन हेडक्वार्टर है वहां से मिला था। तो इसे फील्ड ऑफ बैटल में उतार दिया गया था। तो इंसानों की पावर को भी ये कहीं ना कहीं बूस्ट भी करता था। और ये जो बेल था ना, मतलब वो लाखों बोल सकते हो ब्रॉन्ज कॉफिन्स जिसमें कि लाश को रखा जाता है उससे ढका हुआ था। मतलब सीलिंग हो रहा थी बेसिकली। जो भी कॉफिन्स उसमें जिंदा लोग थे, चाहे पुरुष हो या महिला हो, बूढ़े हो या जवान हो। इन्हें आप लिविंग स्वॉर्ड्स कह सकते हो। स्वॉर्ड्स पहले से इनको यूज करता है उसी टाइम के लिए जब ऐसा मेजर वॉर हो। और ये लोग कैसे है ना, जब वो मरने के समय थे अपना लाइफ फोर्स दे देते हैं जिससे कि आप एम्परर स्वॉर्ड बना सकते हो। बेसिकली ऐसा नहीं कि इंसानों को जबरदस्ती यहाँ पर ट्रेन करके वैसा बनाया जाए। बेसिकली एम्परर स्वॉर्ड इनके लाइफ फोर्स के साथ फ्यूज हो चुका है। फिलहाल जो था ना 30% एम्प्टी हो चुका था ये कॉफिन भी। मतलब इन लोगों ने स्वॉर्ड सेजेस ने इसका 30% पावर इस्तेमाल कर लिया था। जो दिखता है बहुत सारे स्वॉर्ड सेजेस को, शायद जिन्हें ये जानता भी था, काफी थके हुए से दिखाई दे रहे थे वो लोग भी। खास करके जब ये कॉन्ग जियांगलोंग को देखता है ना तो हैरान हो जाता है। सवाल तो इस समय पूछ नहीं सकते थे भाई, बैटल चल रहा है। अब डेप्यूटी पैलेस लॉर्ड बात कर रहे थे, तेज आवाज में बोल रहे थे, ब्रदर मेंगी, ब्रदर कॉन्जी। अब ये नाम सुनते ही मतलब जो स्वॉर्ड से कोर्ट अपने एम्पर रिसीविंग प्रेफेक्चर के ग्रैंड एल्डर थे और दूसरे यानी कि इंजस्टिस प्रेफेक्चर वाले, वो लोग आगे जाते हैं और उन्हें रेस्पेक्ट दिखाते हैं। और फिलहाल वो चैन की सांस लेते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग सही टाइम पर आए हो यार। और पैलेस लॉर्ड का कमांड है, जो भी वॉइड रिटर्निंग एक्सपर्ट हैं या जो भी पैट्रियार्च लेवल के लोग हैं वॉइड रिटर्निंग में, उनका सपोर्ट चाहिए। मतलब पैलेस लॉर्ड मिलना चाहते हैं पहले इन लोगों सभी से। और उसके बाद उनकी नजर जू पे पड़ती है और जू की काफी तारीफ, मतलब एक मन में रहता ना, आंखों में वो भावना दिखती और वो बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल सो भी कमांड टेंट में आ जाओ। कोई समय वेस्ट नहीं करता। फिलहाल ये लोग सभी जो भी पावरफुल लोग थे और जू किंग वगैरह कमांड टेंट की तरफ मूव करते हैं। इस दौरान कैप्टन की तरफ देखता है। कप्तान की जो बॉडी थी ना, बढ़ते बढ़ते 7 से 8 साल के उम्र के हिसाब के बच्चे के हिसाब से हो चुकी थी। एक स्पिरिट ऑफ के गार्ड के पास कप्तान खड़े थे। कप्तान समझ जाते हैं और कहते हैं थोड़ी देर में मिलते हैं। अब देखो जो फ्रंट लाइन कल्टिवेटर्स है उन्हें अब पता तो चल ही गया था कि हाँ भाई सपोर्ट के लिए लोग आ रहे हैं। बहुतों के बॉडी पर मतलब जख्म वगैरह का तो देखा ही जा सकता था। बहुत काफी थके हुए भी दिखाई दे रहे थे। इमोशंस जो देख सकता था, फील कर सकते हैं इन लोगों के। एफएनएस की मुलाकात या बोलो नजर पड़ती है जेंटियांग हाओ पे, जब मतलब ये पहली बार आया था तो उनसे भी तो मिला था। और सनली मतलब जो पति पत्नी थे और काफी जख्म थे, फिर भी वो उनके बॉडी पर फिर भी वो लोग स्माइल कर रहे थे। अब यहाँ पर मतलब सैकड़ों गार्ड्स वगैरह थे, जू वगैरह मतलब उस लोकेशन पे पहुंच चुके थे। और डिस्कशन चल रहा था कि 7th बटालियन क्या एडवांस कर गया फ्रंट लाइन्स पे। मुझे जानना है कि होली टाइड का अगला मूवमेंट क्या चल रहा है। 9th बटालियन को तैयार करो कि वो स्प्लिट हो जाए, मतलब बढ़ जाए और बैटलफील्ड में इन्फिल्ट्रेट करे, मतलब अंदर से घुस जाए या जैसे भी। और ये ब्लैक स्नो जो है इसका क्या सीन चल रहा है, जो काले बर्फ गिर रहे हैं। अब जू उधर जाता है ना, सिविल जो स्वॉर्ड सेजेस थे उनकी तरफ, काफी उनके अंदर रेस्पेक्ट था जू के लिए। नॉर्मली तो अभी किसी के पास टाइम भी नहीं है रेस्पेक्ट दिखाने का, लेकिन जू किंग के लिए अलग बात थी क्योंकि उसने जो कारनामे किए थे उसके लिए तो बनता है। अब सिविल वाले मतलब जो कि शायद मेडिसिन वगैरह में सपोर्ट करते होंगे या जो भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो सामान होता होगा डिस्ट्रीब्यूट करना। सो बोलता है अरे आप लोग चाहिए, मतलब इशारों में बोलता है कि भाई काम जरूरी है। अब उसके
इस दौरान ये लोग उस टेंट के पास पहुंच चुके थे जिसके अंदर में फिलहाल अपने पैलेस लॉर्ड थे, और बाहर से ही डिप्यूटी लॉर्ड बोलते हैं कि पैलेस लॉर्ड, वर्ल्ड रिटर्निंग एक्सपर्ट वगैरह सभी लोग आ चुके हैं। इवन जो लीडरशिप टीम है एम्पर रिसीविंग प्रीफेक्चर वगैरह की, इन इंजस्टिस प्रीफेक्चर की, वो लोग भी आ चुके हैं। पैलेस लॉर्ड का आवाज आता है कि अंदर आ जाइए। अब बाहर में बस 3 लोग बचते हैं, मतलब 2 लोग बेसिकली और गार्ड्स वगैरह थे, सोकिंग और कॉन्ग से लोग। अब सो फाइनली पूछ ही लेता है कि क्या बात है, मतलब बिग ब्रो कॉन्ग। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट ए के मुसाफिर विदा लेता हूँ।